अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में हर रो जो होता है वो दूसरे रो से ऑर्थोगोनल होता है, उसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप तुरंत बता सकते हैं कि अच्छा ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि हर कॉलम का देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया। u डॉट वी वेक्टर करिएगा तो 0 हो रहा है, और u डॉट यू क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। v डॉट वी क्या आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। इसका मतलब ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसका अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लिख दीजिए, इनवर्स आ गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो इससे एक कदम आगे की बात बता रहा हूं। ये मैट्रिक्स है क्या चीज, है क्या भला? ये मैट्रिक्स एक्चुअली कर क्या रहा है? मान लीजिए 2 डायमेंशनल प्लेन में, XY प्लेन में आपको एक पॉइंट P दे रखा है, उसका ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये थीटा नॉट एंगल पर है x एक्सिस से। इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग XY कंपोनेंट में लिखे तो क्या होगा, x कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा नॉट और y कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा नॉट। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 2/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आ गया, और ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है या पोजीशन मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो गया, 2/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया या एक कॉलम वेक्टर हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि इस मैट्रिक्स को आप इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा। जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। पहले तो देखिए ऊपर वाला फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा नॉट माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा नॉट। तो कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फर्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा नॉट। बहुत सिंपल है, और ये आर तो रहेगा ही। तो जो नया वेक्टर आपको मिलेगा उसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नॉट प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नॉट। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, आर साइन थीटा प्लस थीटा नॉट। तो देखिए क्या हुआ ये कि जब आपने इस ए मैट्रिक्स से इस पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो आपको एक नया पोजीशन वेक्टर मिला। लेकिन ये नया पोजीशन वेक्टर कहाँ पे है, इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर था उससे ये रोटेटेड है थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नया पोजीशन वेक्टर देखिए यहाँ पे आ गया। ये अगर इनिशियल पोजीशन था, इसका नाम कुछ दे दें, पी आई कर दें, तो ये फाइनल पोजीशन हो गया, पी फाइनल कर सकते हैं। और ये कितने एंगल से रोटेट हुआ, थीटा एंगल से। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, जो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये किस तरह से काम कर रहा है, ये किसी एक पोजीशन वेक्टर को लेकर के उसको थीटा एंगल से रोटेट कर देता है। यानी कि इस मैट्रिक्स को हम लोग रोटेशन मैट्रिक्स कह सकते हैं कि 2/2 डायमेंशनल प्लेन में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स क्या करता है, किसी भी एक वेक्टर को लेता है और उसको थीटा एंगल से रोटेट कर देता है। यानी कि ये मैट्रिक्स बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में देखा था ना कि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं e⁻i थीटा से, तो क्या हो जाता है, ये जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रोटेट हो जाता है थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका मॉडुलस सेम रहता है। देखिए इनिशियली ये आर मॉडुलस का था, अभी भी ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो आर ही रहेगा। यानी कि मॉडुलस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये ए मैट्रिक्स क्या कर रहा है, ये रोटेशन मैट्रिक्स सिर्फ इस वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट कर दे रहा है। ये ए मैट्रिक्स किसी भी एक वेक्टर को लेकर के थीटा एंगल से रोटेट कर देता है। तो अगर ए स्क्वायर होगा तो क्या होगा, एक ए मैट्रिक्स और एक और ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कोई इनिशियल थीटा नॉट वाला पोजीशन वेक्टर है, वो एक बार अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो आपका पोजीशन कहाँ जाएगा, थीटा प्लस थीटा नॉट पे। अगर आपने एक बार और ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो कहाँ जाइएगा, 2 थीटा प्लस थीटा नॉट। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कितने एंगल से रोटेट करेगा, सिंपल लॉजिक है ना, 2 थीटा एंगल से। यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ भी 2 थीटा का टर्म आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप a इंटू ए वैसे भी कर सकते हैं। जब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि cos 2 थीटा ही यहाँ पर आ गया। लेकिन आपको उतना लंबा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक ये लगाइए कि ये जो a मैट्रिक्स है ना, बिल्कुल वो e⁻i थीटा की तरह काम कर रहा है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना, आइलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर e⁻i थीटा, तो e⁻i थीटा क्या करता है,
है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। तो अगर आप e टू द पावर 2i थीटा करते हैं तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। अगर आप e टू द पावर mi थीटा करते हैं तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो m थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। एग्जैक्ट लॉजिक यहाँ भी लगता है। ये ए क्या है, ये ए ऐसा ऑपरेटर है, ऐसा प्राणी है कि वो किसी एक वेक्टर को लेकर के थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ए स्क्वायर क्या करेगा, 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगा। ए क्यूब क्या करेगा, 3 थीटा एंगल से रोटेट करेगा। तो अगर हम लोग ए टू द पावर m लिखें तो वो क्या करेगा, कॉस m थीटा, यानी कि m थीटा एंगल से रोटेट करेगा। यहाँ आ जाएगा माइनस साइन m थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन m थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस m थीटा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये मैट्रिक्स है, ये रोटेशन मैट्रिक्स कितना सिंपल है। आपको अब इसमें कुछ पैटर्न वैटर्न नहीं देखना है। आप चाहें तो पैटर्न वैसे भी देख सकते थे कि एक बार a इंटू ए किया a स्क्वायर तो यहाँ cos 2 थीटा आता है, यहाँ माइनस साइन 2 थीटा आता है। एक बार और मल्टीप्लाई करते a क्यूब तो देखते कि cos 3 थीटा आ रहा है। तो वो सब लेकिन करने की कोई ज़रूरत, ऐसे अगर आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो रोटेशन मैट्रिक्स है बेसिकली एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में, आर्गेंट प्लेन में e टू द पावर i थीटा का रोल था। तो ये बहुत ही खूबसूरत मैट्रिक्स है। इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके अभी मैं ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये जो अभी मैंने सॉल्व किया ना, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम जेईई मेंस 2019 में आया है। लेट a इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये क्या है, रोटेशन मैट्रिक्स है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं a टू द पावर 32 दिस इज इक्वल टू कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन 32 अल्फा, फिर यहाँ पे आ जाएगा cos 32 अल्फ़ा। अब ये दे रखा है किसके बराबर है, 0 -1 1 0 के बराबर। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि cos 32 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और माइनस साइन 32 अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। तो इससे आप सिंपली निकाल सकते हैं कि साइन 32 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि साइन 32 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, यानी कि 32 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2, क्योंकि 1 सच वैल्यू पूछा है ना। देन अ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, देखिए द वैल्यू नहीं लिखा है, अ और द में डिफरेंस होता है ना। अ होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, द होता है डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि ऐसे अल्फा के ढेर सारे वैल्यूज होंगे। ऑब्वियसली बातें होंगे ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस सर्कुलर फंक्शन है, उसका एक जनरल सॉल्यूशन निकलता है। तो आपको कोई एक वैल्यू पूछा है, अल्फा की वैल्यू हो गई π/64। बुक्स में जनरली जो सोल्यूशन दे रखा है उसमें आपको बेसिकली वही पैटर्न दिखाते हैं कि a इंटू ए स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं कि अच्छा cos 2 अल्फा आ गया। फिर करते हैं कि a स्क्वायर इंटू ए करते हैं a क्यूब तो देखते हैं कि अच्छा cos 3 अल्फा का टर्म आ रहा है, बाकी और 4 टर्म भी रहेगा। तो ऐसे वो लोग एनालाइज करते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली है रोटेशन मैट्रिक्स। और ये क्या दिखा रहा है कि आप अल्फा एंगल से रोटेट कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो a टू द पावर 32 का मतलब क्या हुआ, 32 अल्फा एंगल से रोटेट करेंगे। अब अगर a रोटेशन मैट्रिक्स ये है तो इसका a इनवर्स क्या होगा, वो तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि a ट्रांसपोज जो होगा वही a इनवर्स होगा। लेकिन अगर इसको आप इंट्यूटिवली फिगर के टर्म्स में समझना चाहे तो देखिए कितना सिंपल है ये। a ऑपरेशन क्या कर रहा है, a ऑपरेशन मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो क्या ऑपरेशन कर रहा है, किसी भी एक बेचारे वेक्टर को लेता है और उसको काउंटर क्लॉकवाइज थीटा एंगल घुमा देता है। तो a इनवर्स क्या करेगा, इसका ठीक उल्टा करना है। इन्वर्स का मतलब तो उल्टा ही होता है ना। तो अगर आप a इन्वर्स करने की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ करिए कि फाइनल पोजीशन से स्टार्ट करके वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाइए। तो a ऑपरेशन ने क्या किया कि यहाँ से एक वेक्टर को लिया p इनिशियल पोजीशन से और घुमा करके काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको यहाँ ले गया थीटा एंगल से। तो जो a इन्वर्स ऑपरेशन करेगा वो क्या करेगा, ऐसे लेगा और वापस इसको इधर ले आएगा, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, और ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो a इन्वर्स है वो क्या कर रहा है, थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो जनरल कन्वेंशन होता है, हम लोग जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो थीटा को पॉजिटिव मानते हैं, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है तो थीटा को नेगेटिव मानते हैं। अगर एक को पॉजिटिव मानना है तो दूसरे को नेगेटिव मानना ही है। तो a इन्वर्स क्या होगा, बहुत सिंपल है, a इन्वर्स हो जाएगा, आप सीधे सीधे यहाँ पर थीटा की जगह माइनस थीटा रख दीजिए। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और उसी तरह साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो अगर आपको a इन्वर्स पता करना है तो एक तो तरीका है कि ठीक है आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। आप देख सकते हैं कि आपने a का ट्रांसपोज लिया तो आपको a इन्वर्स मिल गया। लेकिन इस फिगर के टर्म्स में सोचिए
कि ए ऑपरेशन क्या कर रहा है, रोटेशन बाय एंगल थीटा। तो ए इनवर्स क्या करेगा, रोटेशन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, तो ए इनवर्स क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आप यहाँ से अगर देखिए तो e टू द पावर माइनस आई थीटा। वैसे भी होता है ना कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आप e टू द पावर आई थीटा से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और वापस आपको बैक टू पेविलियन आना है, बैक टू इनिशियल पोजीशन, तो आप क्या करिएगा, e टू द पावर माइनस आई थीटा से मल्टीप्लाई करिएगा। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, थीटा की जगह यहाँ पर माइनस थीटा रखा, सब कुछ वही रहा, एग्जैक्टली देखिए सेम आ गया। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इस मैट्रिक्स के कारण सब कुछ इंट्यूटिवली क्लियर हो रहा है कि अच्छा ये रोटेशन मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स हो गया, इसका ए इनवर्स क्या हो जाएगा, रोटेशन बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसी पे बेस्ड, ए इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड जेईई मेंस 2019 में भी एक प्रॉब्लम आया था, उसको भी मैं अभी सॉल्व करता हूँ। देखिए जेईई मेन 2019 में प्रॉब्लम था, इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन द मैट्रिक्स ए टू द पावर माइनस 50 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 5/12 इज इक्वल टू। अब ये ए मैट्रिक्स भी क्या है, एग्जैक्टली सेम रोटेशन मैट्रिक्स है। देखिए अभी जो मैंने पिछले पार्ट में दिखाया था ना, ए जो ई टू द पावर आई थीटा जैसा मैट्रिक्स होता है, एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स है। और वहाँ मैंने अभी बता दिया था कि ए टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है, रोटेशन बाई माइनस थीटा एंगल, यानी कि थीटा की जगह सब जगह माइनस थीटा डालिए तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ये क्या हो गया, ए इनवर्स। आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका आपको ए इनवर्स लिखना है तो सीधे सीधे इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, रोज़ को कॉलम से इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये हो गया ए इनवर्स। अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें तो ए इनवर्स क्या कर रहा है, थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ए इनवर्स टू द पावर 50 हो जाएगा, जो कि उस क्वेश्चन में पूछ रखा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करिए लेकिन 50 थीटा, यानी कि ए इनवर्स टू द पावर 50 अगर हम लोग करेंगे तो सीधे जहाँ जहाँ थीटा लिखा है ना, वहाँ पर आप 50 थीटा लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है। तो ए इनवर्स टू द पावर 50, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, ए टू द पावर -50, तो ये किसके बराबर है, ए टू द पावर -50 के बराबर है। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा कॉस 50 थीटा साइन 50 थीटा, फिर आ जाएगा माइनस साइन 50 थीटा, फिर आ जाएगा कॉस 50 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, π/12, तो 50 थीटा क्या हो जाएगा, 50 इंटू π/12। इसको जब आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा करिएगा तो 50 क्या है, 48 + 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 48 के कारण, तो सर्कुलर फंक्शन है तो सब निकल गया, तो बचा क्या 48, 2π/12, 2π/12 आएगा यानी कि π/6। तो बेसिकली आपको लिखना है cos π/6 साइन π/6 माइनस साइन π/6 और cos π/6। सबको पता है cos π/6 क्या होता है, शायद आई थिंक √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा हाफ, यहाँ हो जाएगा -½ यहाँ हो जाएगा √3/2। तो देखिए कितनी आसानी से इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले मैट्रिक्स का टू द पावर 50 हमने कर दिया। कैसे किया, एनालाइज किया कि ये जो मैट्रिक्स है ये कोई सिंपल एरा गैरा मैट्रिक्स नहीं है, बहुत ही काम का मैट्रिक्स है, रोटेशन मैट्रिक्स है। अभी आगे जो मैं 2-3 और क्वेश्चन आपको दूंगा वो आपको दुनिया के किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, और सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये विजुलाइज करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये रोटेशन कर रहा है, किसी भी एक वेक्टर को लेकर के थीटा एंगल से रोटेट कर दे रहा है। अब जब भी देखिए मैं किसी रिलेशन को घेर घार देता हूँ, इसका मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन बेसिकली आपको क्या दिखा रहा है कि जो रोल ई टू द पावर आई थीटा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में करता है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में करता है, एग्जैक्टली सेम रोल ये वाला मैट्रिक्स करता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ऑर्थोगोनल नाम देखिए कहाँ से आया, आपने इस वेक्टर को लेकर के यहाँ से ऐसे रोटेट कर दिया और आपका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर आर मैग्नीट्यूड है तो यहाँ भी आर मैग्नीट्यूड है, यानी कि आप एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हैं। तो सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन कर रहे हैं तो आपका जो वेलोसिटी हुआ जिसके कारण ये रोटेशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वेलोसिटी होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विद द रेडियस, परपेंडिकुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस, परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल। तभी देखिए यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आया। तो सब कुछ रिलेटेड है। और जब आपको ए टू द पावर m करना हो तो सीधे सीधे थीटा की जगह m थीटा डाल दीजिए, ए इनवर्स करना हो तो थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दीजिए, कुछ और नहीं करना है। ए इज सिमिलर टू ई टू द पावर आई थीटा। देखिए मैंने इक्वल टू का नहीं साइन लिखा है क्योंकि ये दोनों चीज़ इक्वल तो हो नहीं सकता है, ये एक कॉम्प्लेक्स
नंबर है, ये एक 2/2 मैट्रिक्स है। तो इसलिए मैंने ये टिल्डा साइन दिया है ना, दिखाने के लिए कि ये दोनों जो है वो सेम तरीके से बिहेव करते हैं, दोनों का फंक्शनैलिटी सेम है, दोनों का बिहेवियर सेम है, दोनों जो ऑपरेटर हैं वो बिल्कुल एक तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये भी क्या करता है, एक वेक्टर को लेकर के थीटा एंगल से रोटेट करता है, ये भी क्या करता है, एक वेक्टर को लेकर के थीटा एंगल से रोटेट करता है। अब इसी रिलेशन का यूज़ करके अभी मैं आपको 2-3 और भी बहुत ही सुपर्ब एग्जाम्पल, सुपर्ब क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। उसमें से एक क्वेश्चन तो जेईई 2017 में भी पूछा गया था, जिसको अभी मैंने पिछले वीडियो में दूसरे मेथड से सॉल्व किया था। यहाँ उसी क्वेश्चन को मैं इस रोटेशन मैट्रिक्स वाले मेथड से सॉल्व करूँगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? e⁻i थीटा इज सिमिलर टू दिस रोटेशन मैट्रिक्स। अगर थीटा की वैल्यू आप पाई कर देते हैं तो हमें क्या यहाँ पर मिल जाएगा, कॉस थीटा कॉस पाई क्या होता है -1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -1। ये हो गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो क्या दिखा रहा है, पाई एंगल से रोटेशन। मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स का नाम हम लोग P दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बच्चों ऐसा कोई 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बताओ Q सच दैट P इज इक्वल टू Q²। तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, आपको ये 2/2 ऑर्डर का सिंपल सा -1 0 0 -1 एक मैट्रिक्स दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स Q बताओ सच दैट P इज इक्वल टू Q²। क्वेश्चन को सब लोग समझ गए? वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये मैट्रिक्स क्या है, ये बेसिकली आपको दिखा रहा है कि आपने पाई एंगल से रोटेट किया। तो आप कितने एंगल से रोटेट करें Q, ताकि Q इंटू Q 2 बार रोटेट करने पे आप पाई एंगल पे पहुंच जाएं। बहुत सिंपल है, अब इससे आसान क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा हिंट कौन देगा। आप यहाँ पहुंच रहे हैं पाई एंगल से रोटेट करने के बाद। मैं पूछ रहा हूँ कि इसी पूरे ऑपरेशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, आप क्या किए कि आप यहाँ से स्टार्ट किए और पाई एंगल रोटेट करके आ गए। तो अगर आप पाई एंगल के बदले π/2 एंगल रोटेट करते और 2 बार रोटेट करते तो भी आप वहीं पे पहुंच जाते हैं, 90 डिग्री करके 180 पे पहुंच सकते हैं। तो अगर π/2 रोटेशन का जो मैट्रिक्स होता उसका नाम अगर Q है तो Q इंटू Q करते, यानी कि 2 बार π/2 एंगल रोटेट करेंगे तो कहाँ पहुँचिएगा, पाई एंगल पे, यानी कि Q इंटू Q इज इक्वल टू P। देखिए आ गया Q² इज इक्वल टू P, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे Q फाइंड करना है ना, आपको क्या करना है, सिंपली π/2 एंगल से रोटेट कर जाना है। तो π/2 एंगल से रोटेट करने का मतलब क्या हुआ, थीटा की जगह π/2 डालिए, cos π/2 0 -1 यहाँ आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। तो ये एक Q मैट्रिक्स हो गया। और आप लोग कर लीजिएगा अपने घर में बैठ के, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करिएगा तो आपको P मिल जाएगा। और सिर्फ π/2 एंगल से रोटेट करने से नहीं होगा, अगर आप -π/2 एंगल से भी रोटेट करते हैं, होता है ना लॉजिक, आपको पहुंचना है कहाँ है, यहाँ पर पाई एंगल पे। तो या तो आप काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करके पहुँचे या क्लॉकवाइज रोटेट करके पहुँचे, यानी कि अगर हम लोग -π/2 एंगल से भी रोटेट करते तो भी यहीं पहुँचते हैं। यानी कि दूसरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0, थीटा की जगह डालिए -π/2 यानी कि 1 -1 यहाँ आ जाता 0। तो ये भी देखिए, ये भी एक Q मैट्रिक्स है, ये भी एक Q मैट्रिक्स है। इन दोनों Q मैट्रिक्स में से किसी को आप स्क्वायर कर दीजिए, Q² की वैल्यू P मिल जाएगी। अब इससे आसान मेथड दुनिया के किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये मैट्रिक्स क्या है, थीटा एंगल से रोटेशन। तो ये क्या हुआ, पाई एंगल से रोटेशन। तो इसका स्क्वायर रूट लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, π/2 एंगल से रोटेशन करते हैं, सिंपल। या आप यहाँ से देखिए ना, ये क्या है, e⁻i पाई है, e⁻i पाई क्या होता है, -1 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा क्या हम करें, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग स्क्वायर करने पे -1 होता है, हर कोई जानता है i² इज इक्वल टू -1, यानी कि इस -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, +-i। वही देखिए +-i हमने यहाँ पे किया है। i का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री से रोटेशन। तो देखिए 90 डिग्री से रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज किया तो यहाँ पहुँचे, क्लॉकवाइज किया तो यहाँ पहुँचे। आप इसको ऐसे भी एनालाइज कर सकते थे कि आपको इस p का स्क्वायर रूट लेना है और ये p किसके करस्पॉन्डिंग है, e⁻i पाई के। तो e⁻i पाई का स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि टू द पावर हाफ करना है। तो क्या हो जाएगा, e⁻i π/2। तो ये क्या था, इस 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट निकालना। अब ये कहाँ से आया था, ये हमने जेईई 2017 का एक क्वेश्चन दिखाया था, उसमें ये आया था। मैं अभी उस क्वेश्चन को दोबारा दिखाता हूँ। ये वो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द स्क्वायर ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। ये ए और बी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंपल लॉजिक ये था कि इन दोनों मैट्रिक्स
का जो डिटर्मिनेंट है वो -1 है। तो मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स P है और जिसको स्क्वायर करने से यहाँ पहुँच रहे हैं वो मैट्रिक्स अगर Q है तो क्या हो जाता, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ Q स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू -1। और डिटर्मिनेंट ऑफ Q स्क्वायर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ Q स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तो -1 होता नहीं है, यानी कि अगर रियल एंट्रीज वाला कोई मैट्रिक्स होता तो उसका डिटर्मिनेंट तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो ही नहीं सकता है, उसके डिटर्मिनेंट का स्क्वायर -1 हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए A और B तो स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो पूछा भी था कि विच ऑफ दीज आर इज़ नॉट द स्क्वायर, तो A और B तो सही ऑप्शन था। C इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि C देखने से आपको लग रहा है कि C क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये तो खुद का ही स्क्वायर है, तो C नहीं हो सकता है। D क्यों नहीं हो सकता था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसी में देखिए क्या था, मैट्रिक्स ये 3/3 का बड़ा था और हमने जो पिछले लेक्चर में पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था उससे आपको ये समझाया कि इसको आप 2 पार्ट में पार्टीशन कर दीजिए, ऊपर वाला और नीचे वाला। और हम लोग ट्राई करते हैं कि ऊपर वाले का स्क्वायर रूट फाइंड करें और नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट मैट्रिक्स। यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कि कोई एक Q1 और Q2 मैट्रिक्स है जिसको स्क्वायर करने से हमें क्या मिल रहा है, 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। तो बेस Q1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q1 स्क्वायर हो गया 1। तो Q1 फाइंड करना तो बहुत सिंपल है, ये +-1 हो सकता है। मेन लफड़ा था इस Q2 को फाइंड करने में, क्योंकि Q2 स्क्वायर हो रहा था ये वाला मैट्रिक्स -1 0 0 -1। तो पता ये करना था कि Q2 कौन सा मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करने पे -1 0 0 -1 हो जाता है। तो पिछले वीडियो में जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो क्या किया था कि Q2 को मान लिया था कि चलो A B C D ऐसा कुछ कर लो, और फिर ब्रूट फोर्स मेथड से कुछ इक्वेशन लिखा था और निकाल दिया था कि Q2 की क्या वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ जो अभी मैंने किया है बिल्कुल अनूठा नायाब सा मेथड है, दिखाया कि अच्छा ये जो है ना ये रोटेशन मैट्रिक्स है और कितने डिग्री से रोटेशन हो रहा है, 180 डिग्री से। तो ये मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर है तो वो मैट्रिक्स कितने डिग्री से रोटेट करेगा, 90 डिग्री से। तो एग्जैक्टली देखिए वही चीज़ यहाँ पे मैंने किया था, थीटा की वैल्यू 90 रखिए तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया, थीटा की वैल्यू -90 रखिए तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया। और दोनों ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप P पे पहुंच जाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, थीटा की वैल्यू मान लेते हैं π/2 रख देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा e⁻i π/2, और ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, π/2 रखा है तो cos थीटा, cos π/2 क्या होता है 0, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि बच्चों ये P मैट्रिक्स है और मुझे ऐसा एक Q मैट्रिक्स दो सो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू P, तो आप कैसे निकालिएगा, बोलिएगा बहुत सिंपल है। ये जो P मैट्रिक्स है वो बेसिकली क्या कर रहा है, 90 डिग्री से आपको रोटेट कर रहा है। तो Q मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 45 डिग्री से रोटेशन कर दीजिए, Q मैट्रिक्स आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये P मैट्रिक्स क्या है, 90 डिग्री से रोटेशन, तो Q मैट्रिक्स के लिए 45 डालिए यहाँ पे। cos 45 क्या होता है 1/√2, यहाँ आ जाएगा -1/√2, यहाँ आ जाएगा 1/√2, यहाँ आ जाएगा cos 45 1/√2। तो आप करके घर में देख लीजिएगा, ये जो Q मैट्रिक्स है ना इसका आप स्क्वायर करिए, आपको Q स्क्वायर इज इक्वल टू P, ये वाला P मिल जाएगा। P क्या हुआ, 90 डिग्री से रोटेशन, तो Q स्क्वायर करने पे P आना है, यानी कि Q वैसा वो ऑपरेटर है जिसको 2 बार करने से हम P की जगह पहुंच रहे हैं। P कहाँ है, 90 डिग्री पे है, तो Q क्या होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि हम 2 बार 45 डिग्री लेंगे तो 90 पे पहुंच जाएंगे। तो जो Q मैट्रिक्स होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, रोटेशन बाय 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 45 डालिए, यहाँ पर आ गया मैट्रिक्स, सो सिंपल। तो देखिए इतने सारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना वो कैसे हो रहे हैं, सिर्फ अगर आप इस मैट्रिक्स को ऐसे विजुलाइज करें कि ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है बाय थीटा एंगल। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। मान लेते हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x + iy लिखते हैं। इसको आइलर्स फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिख देते हैं, r e⁻i थीटा। r क्या होता है, √x² + y² हो जाता है, थीटा उस एंगल का आर्गुमेंट हो जाता है, r उसका मॉडुलस हो जाता है, सबको पता है। तो e⁻i थीटा हम लोग जानते हैं किसके करस्पॉन्डिंग होता है, इस मैट्रिक्स के। तो r e⁻i थीटा क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इस पूरे r e⁻i थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, r तो बाहर ही रह जाएगा, अंदर में ये क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा cos थीटा, आ गया, क्योंकि e⁻i थीटा तो इसके करस्पॉन्डिंग ही है। अब इसको अगर आप अंदर ले जाएंगे तो r cos थीटा क्या होता है, r cos थीटा हो जाता है x के बराबर, सिंपल होता है ना, x = r cos थीटा होता है। जो पोलर फॉर्म और वो सब जो लिखते हैं सबको पता होगा, तो y = हो जाता है r sin थीटा। तो इस r को अगर आप अंदर ले जा करके घुसा दीजिएगा तो r cos थीटा माइनस r sin थीटा हो जाएगा। और r cos थीटा को अगर हम लोग x लिख दें तो देखिए क्या होगा, r cos थीटा हो जाएगा x
माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा माइनस वाई, आर साइन थीटा हो जाएगा वाई, और ये हो गया एक्स। यानी कि देखिए अब यहाँ से मैंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई है तो उसको आप इस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x माइनस वाई वाई एक्स। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आई वाई, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई वाई एक्स। बहुत ही नायाब कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। ये रिलेशन आपको क्या दिखा रहा है? ये रिलेशन दिखा रहा है कि दुनिया के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई को, जिसको आप पोलर फॉर्म में आर ई टू द पावर आई थीटा की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उस नंबर को आप चाहें तो इस 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x माइनस वाई वाई एक्स। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो टॉपिक है, ये इतना खूबसूरत, इतना डीप अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है कि इससे मैं चाहूँ तो 2 घंटे का लेक्चर ले सकता हूँ, हज़ारों इससे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खास करके फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अभी देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई आपको नहीं बोलेगा कि अच्छा x माइनस वाई को कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर या कुछ पोलर फॉर्म में सोचो, कुछ नहीं बोलेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? सिंपल बेसिक सा एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। एक 2/2 मैट्रिक्स है, 1 माइनस √3 1, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि फाइंड a टू द पावर 50 या a टू द पावर 45 या a टू द पावर 60, कुछ भी आपसे रैंडमली पूछ दिया जाएगा। अब अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस 2/2 मैट्रिक्स को a इंटू ए स्क्वायर करेंगे, फिर a क्यूब करेंगे, फिर कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कोई पैटर्न दिख रहा है कि नहीं। बहुत मगजमारी करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, और कोई गारंटी नहीं है कि आप सही आंसर पे पहुंच पाएँ। तो ध्यान रखिए, इस मैट्रिक्स को अगर आपको टू द पावर 50, टू द पावर 60, कोई भी a टू द पावर m कुछ भी करना हो, तो इसमें देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ये वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जो रोटेशन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है ना, एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट को लगाइए, या ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट। देखिए मैं भी बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप मानिए कि ये x माइनस वाई है, 1 क्या हो गया, उस नंबर का रियल पार्ट किसके बराबर होता है? आर कॉस थीटा ही होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में हर कोई जानता है। और √3 क्या होता है? आर साइन थीटा। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, उसका आर क्या हो जाएगा? आप यहाँ से सिंपली निकालिए, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर करिएगा तो आर की वैल्यू आ गई 2, और साइन थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा? √3/2, यानी कि थीटा इजिकल टू आ जाएगा π/3। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो 2/2 मैट्रिक्स है, 1 माइनस √3 1, इसको आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग 2 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 क्या होता है? कॉस π/3, और ये क्या हो जाएगा? माइनस √3/2 क्या हो जाएगा? माइनस साइन π/3। ये क्या हो जाएगा? साइन π/3, और यहाँ हो गया cos π/3। तो ये हो गया ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है? 2 तो रहा ही, साथ में ये रोटेशन मैट्रिक्स है। और ये कितने डिग्री से रोटेशन हो रहा है? π/3, 60 डिग्री से। तो देखिए हमें इस 2/2 मैट्रिक्स का टू द पावर 45 या टू द पावर 50 करना था, और ये इतना डिफिकल्ट टास्क लगता है अगर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये ए मैट्रिक्स है, इसका a टू द पावर 45, a टू द पावर 50 कुछ करो तो। लेकिन इसी मैट्रिक्स को अगर आप आर ई टू द पावर आई थीटा, जो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उस फॉर्म का यूज करके ऐसे लिख दें, 2 इंटू कॉस π/3 माइनस साइन π/3। तो देखिए ये क्या है? ये बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स हो गया। ये वाला क्या है? रोटेशन मैट्रिक्स है, रोटेशन बाई π/3 एंगल। तो अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में या एग्जाम में पूछा जाता है कि a टू द पावर 45 क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, सीधे लिखिए 2 टू द पावर 45 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? π/3 एंगल 45 टाइम्स, यानी कि कितना हो जाएगा? π/3 इंटू 45, यानी कि cos 15π। cos 15π ऑड है, तो यानी कि हो जाएगा -1 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -1। देखिए a टू द पावर 45 कितना आसानी से आ गया, 2 टू द पावर 45 -1 0 0 -1। तो इस मैट्रिक्स का कोई भी पावर, a टू द पावर 45, a टू द पावर 50, a टू द पावर 60, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। सिंपली क्या देखना है? ये 2 तो बाहर रहेगा, और ये समझना है कि ये जो 2/2 मैट्रिक्स है, ये है रोटेशन बाई π/3। तो a टू द पावर 50 क्या हो जाएगा? 50 इंटू π/3 एंगल से रोटेट कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि e टू द पावर आई थीटा, दिस इज समथिंग सिमिलर टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा।
ये जो 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, रोटेशन मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो 2x2 था उसको हम लोगों ने रोटेशन मैट्रिक्स की तरह लिख लिया। और रोटेशन मैट्रिक्स क्या है? दिस इज वेरी सिमिलर टू e⁻i थीटा। और e⁻i थीटा के साथ कोई भी ऑपरेशन करना बहुत आसान होता है। तो देखिए हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट करते करते रोटेशन मैट्रिक्स से पहुंचे और वहां से हम लोग e⁻i थीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वहां पहुंच गए। तो इस रिलेशन का यूज करके आप बहुत से अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी इस तरह का 2x2 मैट्रिक्स हो, उसका कोई भी आर्बिट्रेरी पावर फाइंड करना हो, क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं।